नमस्कार। अपनी क्लास चल रही थी प्लेटो के ऊपर। कुछ बातें हमने कर ली थी जिनको देख लेते हैं एक बार। इनके जीवन परिचय की चर्चा हमने कर ली थी। 428 से इनके बाद में 347 तक ईसा पूर्व तक ये इनका जीवन काल था। ये इनका मृत्यु हुई है अभी। जन्म एथेंस में था ही। एरिस्टोक्लेस इनके नाम था। पिता का नाम एरिस्टोन और माता का नाम पेरिक्टियन था। गुरु का नाम सुकरात था। अरस्तु इनके शिष्य का नाम था। आगे बातें चल रही थी अपनी। पेलोपोनेशियन वार के बारे में इनके जीवन की महत्वपूर्ण घटनाएं एथेंस और स्पार्टा के बीच में हुआ था। 28 वर्ष तक युद्ध चला। उसके बाद में 30 लोगों का आता है शासन, जिसमें उसके गुरु सुकरात को जहर का प्याला पिला दिया साहब। आगे दर्शन और विज्ञान के बारे में चर्चा चल रही थी। अब आगे शुरू करते हैं प्लेटो की अध्ययन पद्धतियाँ। एक तो प्लेटो की, एक अरस्तु की और एक मैकियावली। इन 3 विचारकों की ये अध्ययन पद्धतियों का क्वेश्चन हर एग्जाम में पूछा जाता है। तीनों में से किसी एक का क्वेश्चन तो 100% आता है, चाहे कोई सी भी एग्जाम हो। अब शुरुआत करते हैं अध्ययन पद्धतियों की। यानी चिंतन की पद्धतियां हैं। ये किस प्रकार से इनका कार्य करने का जो तरीका होता है उसको पद्धति बोलते हैं। हर विचारक होता है, उनका एक कार्य करने का एक अलग तरीका होता है। तो प्लेटो की बात करें तो प्लेटो और अरस्तु थे ये गुरु शिष्य, लेकिन इनकी अध्ययन पद्धतियाँ कुछ अलग हैं और कुछ सेम है। शुरुआत में एक सबसे मोस्ट विधि जो सबसे ज़्यादा पूछी जाती है वह है निगमनात्मक पद्धति, निगमन पद्धति। इसी के साथ में समझ लेते हैं एक आगमन पद्धति। देखो दोनों में क्या अंतर है। निगमन पद्धति है प्लेटो की और आगमन पद्धति है अरस्तु की। इनमें पढ़ने का अलग अलग तरीका है। आगमन पद्धति में पहले उदाहरण दिए जाते हैं अलग अलग, और उन उदाहरणों और जो डाटा कलेक्शन किया जाता है उसके आधार पर निष्कर्ष निकाला जाता है। उस निष्कर्ष को फिर आगे अप्लाई किया जाता है, यूज किया जाता है। ये होती है आगमन पद्धति। इसमें पहले ही कोई स्टेटमेंट दे दिया जाता है, उसको सिद्ध करने के लिए फिर उदाहरण दिए जाते हैं। उस जो स्टेटमेंट को सिद्ध किया जाता है, जिस प्रकार से हम मैथ में प्रमेय सिद्ध करते हैं, वो तरीका होता है निगमनात्मक तरीका। और जब हम कोई सूत्र प्राप्त करना चाहते हैं वो होता है आगमन तरीका। इसमें पहले उदाहरण दिए जाते हैं। उदाहरण देकर उसके बाद में नियम निकाले जाते हैं। उदाहरण की सहायता से नियम बनाया जाता है। इसमें पहले ही नियम बता दिया जाता है और उसके बाद में उदाहरण दिए जाते हैं। जैसे इस धरती पर जो भी जीव है वो सभी को एक दिन मरना है। कोई भी जीव है वो अमर नहीं रहेगा, जो जन्म लेगा वो मरेगा। तो इसमें पहले नियम बना दिया जाता है कि हर जीव मरने वाला है, मरणशील है। हर जीव मरणशील है, पहले बता दिया जाता है। उसके बाद में बताया जाता है कि जितने भी पक्षी हैं वो सारे मरते हैं, जितने भी पशु हैं वो भी मरते हैं, पेड़ पौधे हैं वो भी एक दिन मर जाते हैं। इस प्रकार से जो उदाहरण दिए जाते हैं उनको बोलते हैं निगमन विधि। यानी पहले कोई स्टेटमेंट दे दिया जाता है, उसके बाद में उसको प्रूव करने के लिए आगे उदाहरण दिए जाते हैं। इसमें पहले उदाहरण दिए जाते हैं किस प्रकार से। जैसे पहले बताया जाता है कि एक कबूतर मर गया, यानी एक पक्षी मर गया। उसके बाद में बताएंगे कि एक गाय मर गई या भैंस मर गई। उसके बाद में एक मानव मर गया। यानी जो भी जंतु हैं, पक्षी हैं, पशु हैं, आदमी हैं,
वो सारे क्या है, मरणशील है। यानी धरती पर जो भी पैदा हो रहा है वो सभी क्या है, मरणशील है। ये दोनों विधियों में अंतर है। इस विधि को वैज्ञानिक मानी जाती है क्योंकि इसमें पहले डाटा इकट्ठे किए जाते हैं। बिना ऑथेंटिक की बात के ये नियम नहीं बनाया जा सकता। जिस प्रकार से हम बोलते हैं कि भारतीय जनता पार्टी को ज़्यादातर हिंदू वोट करते हैं, जो भी हिंदू है वो वोट किसको करते हैं ज़्यादा, भारतीय जनता पार्टी को करते हैं, और मुस्लिम होते हैं वो कांग्रेस को करते हैं। तो इसके लिए क्या किया जाता है, पहले डाटा इकट्ठे किए जाते हैं। हर व्यक्ति से पूछा जाता है कि आप किस पार्टी से जुड़े हुए हैं, किस पार्टी को वोट करना चाहेंगे, तो उस आधार पे हम प्रश्नावली भरवा लेंगे और उस प्रश्नावली के आधार पर बाद में हम कह देंगे कि हिंदू वोटर बीजेपी को दे रहे हैं ज़्यादा और मुस्लिम ज़्यादा कांग्रेस को दे रहे हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि सारे हिंदू दे रहे हैं, कुछ हिंदू कांग्रेस को भी दे रहे हैं, कुछ मुस्लिम बीजेपी को भी दे रहे हैं, लेकिन इनका ज़्यादातर यानी जो कलेक्शन आ रहा है उसमें ज़्यादा किसका है, ज़्यादा रेशियो किस साइड में है, इस आधार पर निष्कर्ष निकाला जाता है। इस जो निष्कर्ष निकाला जाता है यानी उस जो हमने डाटा कलेक्ट किए हैं उसका सामान्यकरण किया जाता है, तो नियम बन जाता है सामान्य। प्रत्येक एक विशिष्ट व्यक्ति से प्रश्नावली भरवा ली जाती है। राजनीति की बातें कर रहे हैं तो प्रत्येक विशिष्ट व्यक्ति से प्रश्नावली भरवा ली जाती है कि आपने किस पार्टी को वोट दिया, जाति के आधार पर दिया या धर्म के आधार पर दिया। अब हम देख लेंगे कि जाति के आधार पर दिलवा रहे हैं तो हम देख लेंगे कि पार्टियां भी जाति के आधार पर ही वोट ले रही हैं। राजपूत है वो ज़्यादा भारतीय जनता पार्टी को वोट कर रहे हैं, ब्राह्मण है वो भारतीय जनता पार्टी को वोट कर रहे हैं। इस प्रश्नावली के आधार पर हम जो निर्णय निकालते हैं उसको बोलते हैं आगमन पद्धति। इसका उल्टा है निगमन पद्धति। इसमें पहले ही सामान्यकरण कर दिया जाता है, पहले ही सामान्यकरण कर दिया जाता है कि सारे जितने भी हिंदू हैं वो बीजेपी को वोट कर रहे हैं, पहले नियम बता दिया जाता है। फिर एक एक हिंदू से जाके पूछते हैं कि क्या किया है, क्या आपने वोट दिया है क्या, तो वो सही या गलत बाद में निर्णय होता है, जबकि इसमें पहले पूछा जाता है। ये नियम बनाने का सही तरीका है, ये नियम थोपने का एक तरीका है। तो इसको सामान्य से ये विशिष्ट की ओर चलती है, प्रत्येक विशिष्ट व्यक्ति से पूछा जाता है बाद में। तो ये पद्धति अरस्तु ने, ये प्लेटो ने काम में ली और आगमन पद्धति काम में ली है अरस्तु ने। अब इसमें क्या किया है, ये पद्धति कहाँ काम में ली है, पद्धति में निगमनात्मक पद्धति प्लेटो कहाँ काम में ले रहे हैं, तो प्लेटो ने सबसे पहले ही बता दिया कि आदर्श राज्य सबसे अच्छा राज्य होता है, ये पहले ही बता दिया। उसके बाद में इसको सिद्ध करने के लिए उदाहरण देंगे। अब उदाहरण मिलेंगे तो दे देंगे, उनको सिद्ध करने के लिए तर्क करेंगे। जबकि आगमनात्मक पद्धति में पहले डाटा इकट्ठे किए जाते हैं कि कौन सी पद्धति अच्छी है। जैसे आज के समय हम कहें कि शासन की कौन सी पद्धति अच्छी है, तो हम देखेंगे कि भारत में लोकतंत्र है, अमेरिका में लोकतंत्र है, ब्रिटेन में लोकतंत्र है और यहाँ की जो शासन व्यवस्था वो अच्छी चल रही है। तो इस आधार पर हम सामान्यकरण कर सकते हैं कि ज़्यादातर देशों में, जिन देशों में लोकतंत्र है वहाँ पर आज़ादी ज़्यादा है, स्वतंत्रता ज़्यादा है, समानता ज़्यादा है। इस आधार पर हम निष्कर्ष निकालते हैं कि लोकतंत्र अच्छा शासन है। इस पद्धति में पहले ही निकाल लिया जाता है कि लोकतंत्र अच्छा शासन है, बाद में उदाहरण दिए जाते हैं, वो सिद्ध हो या नहीं वो बाद की बातें होती हैं। तो इस प्रकार से अध्ययन पद्धति प्लेटो की है वो निगमनात्मक है। इसमें बताया है कि आदर्श राज्य सबसे अच्छा राज्य होता है, उसके बाद में उन्होंने उदाहरण दे देकर समझाने की कोशिश की गई है। ये होती है निगमनात्मक पद्धति। इस पद्धति का प्रयोग किया है प्लेटो ने। यह पद्धति बहुत बार पूछी गई है एग्जाम में। आगमनात्मक और निगमनात्मक दोनों में से पूछ लिया जाता है, तो इनको दोनों को याद रखना। निगमनात्मक प्लेटो की है और आगमनात्मक है अरस्तु की, इन दोनों का ध्यान रखना है। इस प्रकार से अगली पद्धति, दूसरी पद्धति महत्वपूर्ण, प्लेटो की दूसरी पद्धति है द्वंद्वात्मक पद्धति। सबसे मोस्ट पद्धति ये है, निगमनात्मक से भी ज्यादा मोस्ट ये आती है। ये हर एग्जाम में पूछने लग गए हैं आजकल, बहुत ज्यादा पूछी जाती है। इस पद्धति में क्या किया जाता है, वार्तालाप की जाती है, वाद विवाद किया जाता है। वाद विवाद या इसको डिबेट भी बोलते हैं, जो आजकल टीवी चैनलों पर किया जाता है। दो तीन व्यक्तियों को बिठा दिया जाता है, उनके बीच में बहस करवाई जाती है, कोई निष्कर्ष निकले या ना निकले वो बाद की बात है। इसको वाद विवाद विधि भी बोलते हैं। इसकी शुरुआत की थी सुकरात ने।
सुकरात से ये शुरू हुई है। सुकरात ने कैसे शुरुआत की कि उनको पढ़ाने का यही तरीका था, वो चौराहों पे खड़े होकर वार्तालाप करते थे और उनके आधार पर ही वो निष्कर्ष निकालते थे, बातचीत के आधार पर ही। ये उनका पढ़ाने का तरीका था। उसके बाद में इस पद्धति का उपयोग कर लिया प्लेटो ने। प्लेटो के भी जितने भी बुक्स लिखी गई हैं लगभग सभी इस विधि से लिखी गई हैं। द्वंद्वात्मक पद्धति यानी वार्तालाप पद्धति पर ही लिखी गई हैं, बातचीत के आधार पर ही लिखी गई हैं सारी बुकें। उसमें एक कलाकार तो उसका एक व्यक्ति तो हो गया सुकरात और एक हो गया अदर जैसे इनका भाई है एक ग्लूकोन है, कभी उनको पात्र बना दिया। एक पात्र सुकरात है, एक पात्र ग्लूकोन बन गया। कभी कोई सोफिस्ट को एक पात्र बना दिया गया है। इस प्रकार से द्वंद्वात्मक पद्धति की सहायता से सारी बुक्स लिखी गई हैं। इसमें पहले सुकरात ने इसका शुरुआत की है, लेकिन सुकरात ने कोई बुक लिखी नहीं है अपनी तरफ से। तो लिखित में सबसे पहले प्रयोग इस पद्धति का प्लेटो ने ही किया है। यह क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है कि द्वंद्वात्मक पद्धति का सबसे पहले प्रयोग किसने किया है लिखित में, तो ये प्लेटो ने किया है। और द्वंद्वात्मक पद्धति का ये खोजकर्ता कौन है, ये हो गया सुकरात। उसके बाद में कुछ लोगों ने इसका प्रयोग किया है, जैसे हेगल ने इसका प्रयोग किया, जिसको हिगल भी बोलते हैं। हेगल ने इसका प्रयोग किया है और कार्ल मार्क्स ने भी इसका प्रयोग किया है। कार्ल मार्क्स के अलावा इस पद्धति का प्रयोग अरस्तु ने भी किया है, लेकिन इन चार का नाम इसमें ज्यादा पूछा जाता है। वाद विवाद कैसे किया जाता है, एक विचार ले लिया जाता है जिसको वाद बोलते हैं। कोई भी विचार है उसको वाद बोल दिया जाता है, उसके एक एंटी विचार आता है उसको बोलते हैं प्रतिवाद। और दोनों विचारों से मिलकर जो निष्कर्ष निकलता है उसको बोलते हैं संवाद। वाद, प्रतिवाद और संवाद, इस प्रकार से ये एक ट्रायंगल बन जाता है। दोबारा से बना रहा हूं इसको। जैसे पहले आया वाद, फिर उसका एंटी विचार आया प्रतिवाद। वाद और प्रतिवाद, कोई भी विचार है उसका उल्टा विचार आया। विचार यह आया पहले कि जनता को ज्यादा से ज्यादा दूध पीना चाहिए, यह एक विचार है अपना। अब सभी दूध थोड़े पीते हैं, कुछ लोगों ने मिलकर इसका उल्टा विचार दे दिया। या वाद को मान लें कि किसी ने कहा कि शराब पीना चाहिए, यह अच्छी बात है। मान लीजिए कोई बोले कि शराब पीना चाहिए, तो इसका लोग विरोध करेंगे और इसका उल्टा विचार देंगे प्रतिवाद, यानी कि दूध पीना चाहिए, शराब नहीं पीनी चाहिए। तो शराब में भी कमियां हैं, इसका कमियों को दूर करने के लिए आजकल 9 वर्ष पे दूध पिला रहे हैं यूनिवर्सिटियों के गेट पे। फिर क्या करते हैं, दोनों से मिक्स करके तीसरा एक नया विचार आता है कि दूध ही अच्छी चीज है, शराब अच्छी चीज नहीं है। यह बन गया संवाद। इस प्रकार से वाद विवाद के जरिए निष्कर्ष निकाला जाता है इसमें, वाद, प्रतिवाद और संवाद। अगला कुछ दिनों बाद ये संवाद फिर वाद बन जाता है और इसका फिर एक एंटी, ये थीसिस है, फिर इसका एक एंटी थीसिस आ जाएगा और ये फिर नया सिंथेसिस बनेगा। इस प्रकार से प्रक्रिया चलती रहती है जब तक अपना टारगेट पूरा नहीं हो जाता है। तो ये इस प्रकार से ये इनकी बहुत ही मोस्ट पद्धति है, द्वंद्वात्मक पद्धति। इसका विशेष रूप से ध्यान रखें। 2 के बाद में अब आती है तीसरी पद्धति, एनालॉजी। एनालॉजी इसको बोलते हैं समानुरूपता या अनुरूपता, दो चीजों की तुलना करना, एनालॉजी बोलते हैं। थर्ड मेथड है। इसमें प्लेटो ने काफी इसका उपयोग कर रखा है। जो रिपब्लिक बुक है उसके अंदर आत्मा के, मनुष्य की आत्मा के 3 गुण बताए हैं। पहला है साहस, विवेक, दूसरा है साहस और तीसरा है संयम। 3 आदमी के आत्मा के 3 गुण बताए हैं रिपब्लिक में। इन्हीं के आधार पर 3 वर्ग बनते हैं। जिनमें विवेक यानी दिमाग ज्यादा होता है वो बनते हैं शासक।
जिसमें साहस ज़्यादा होते हैं वो बनते हैं सैनिक, और जिसमें संयम या उत्पादन की भूख ज़्यादा होती है वो बनते हैं उत्पादक। इस प्रकार से प्लेटो ने समाज में 3 वर्ग बना रखे हैं। जिस व्यक्ति की आत्मा में जैसा गुण होगा उसके अकॉर्डिंग ही वो वर्ग में शामिल हो जाएगा। जिसमें विवेक यानी दिमाग ज़्यादा होगा, सोचने की क्षमता ज़्यादा होगी, वो शासक बनेगा। साहस ज़्यादा होगा वो सैनिक बनेगा, और संयम ज़्यादा होगा वो बनेगा उत्पादक। आत्मा के अनुसार ही व्यक्ति के गुण ग्रुप हो गए। अब क्या किया है, समानुरूपता के अनुसार इनको सिद्ध करके दिखाया है कि ये जो शासक होता है वो गडरिये की तरह होता है। शासक होता है वो गडरिये की तरह होता है। गडरिये की तरह कैसे? और ये सोने से बना होता है। ये एनालॉजी की गई है कि यानी शासक को गडरिये की तरह, जैसे भेड़ों का रखवाला होता है उसी प्रकार से राजा भी जनता का रखवाला होता है। वो भेड़ों के खाने पीने की व्यवस्था भी करता है और साथ में उनकी रक्षा भी करता है। तो शासक होता है वो एक भेड़ पालक यानी गडरिये की तरह होता है, वो जनता की रक्षा भी करता है और उनके खाने पीने की भी व्यवस्था करता है, यानी कोई भी समस्या हो उसका समाधान भी करता है। और वो सोने से बना हुआ होता है, यानी उच्च कोटि का होता है, वो ऊंचे वर्ग का होता है। इनको ऊपर दिखाने के लिए, यानी सामान्य जनता से मिलता जुलता नहीं है। दूसरा होता है उसको वॉचमैन बता रखा है, यानी इसको वॉचमैन डॉग है, रखवाली वाले कुत्ते। यानी सैनिकों को जैसे कुत्ते अपनी रक्षा करते हैं, घर में किसी को नहीं घुसने देते हैं, वैसे सैनिक भी सीमा पर रक्षा करते हैं। और इनको बना रखा है चांदी का, यानी उन्होंने कल्पना कर रखी है, ये एनालॉजी बना रखी है, शासक को सोने का और गडरिये के समान, सैनिक को रखवाली करने वाले कुत्ते के समान और चांदी का। और तीसरा उत्पादक होता है, इसको बना रखा है मानव पशु। मानव पशु वो होता है जो काम करता है, सिर्फ आदमी है लेकिन वो पशु की तरह काम करता है। और इनको तांबे की तरह या कांसे का बना हुआ माना जाता है। यानी इनकी एनोलॉजी बना रखी है। एनोलॉजी यानी इनकी समानता व्यक्त कर रखी है। शासक की गडरिये से समानता दिखाई है, सैनिक की रखवाली करने वाले कुत्ते से समानता दिखा रखी है, उत्पादक की मानव पशु से समानता दिखा रखी है। यानी समानता के आधार पर इनका एनालॉजी का प्रयोग करके इन्होंने उदाहरण दे रखे हैं। उदाहरण और भी दे रखा है, एक महिला पुरुष समानता। महिला पुरुष समानता में भी एनालॉजी कर रखी है। क्या एनालॉजी की है महिला पुरुष समानता में? इन्होंने कर रखी है कि जब शिकार करने की बारी आती है तब शेरनी होती है वो शेर से पीछे नहीं होती है। शेर और शेरनी बराबर ही शिकार करते हैं। तो शासन कार्य में महिला पुरुषों से पीछे कैसे रह सकती है? तो यानी शेर और शेरनी की तुलना महिला और पुरुष से की है। सॉरी, शेर और शेरनी की तुलना किससे की गई है? महिला और पुरुष से। इसको बोलते हैं एनालॉजी। इस पद्धति का प्रयोग भी प्लेटो ने काफी बार किया है। अब अगली विधि आती है, अगली पद्धति कौन सी काम में लेते हैं? वो होती है कार्य कारणता या टेलियोलॉजिकल मेथड। टेलियोलॉजिकल मेथड इसको बोलते हैं टेलोस, यानी कोई उद्देश्यपूर्णता, उद्देश्यपरकता, उद्देश्यपरकता पद्धति। यानी टेलोस का मतलब होता है किसी भी कोई भी कार्य करते हैं उसके पीछे कोई ना कोई कारण होता है, बिना कारण के कोई कार्य नहीं किया जाता है। इस विधि का भी प्रयोग अरस्तु ने भी कर रखा है। इस विधि का प्रयोग अरस्तु ने ज्यादा किया, प्लेटो से भी ज्यादा कर रखा है। यानी हर कार्य के पीछे कोई ना कोई कारण होता है। इस प्रकार से कार्य कारण सिद्धांत दे रखा है। उसके बाद में अगली विधि इसमें दे रखी है ऐतिहासिक पद्धति। ऐतिहासिक पद्धति किस प्रकार से काम में आती है वो देखते हैं। ऐतिहासिक पद्धति में क्या होता है कि कोई भी जैसे वर्तमान में घटना घटित हो रही है तो उसका इतिहास में देखेंगे तो वो अच्छी तरह से घटना समझ में आ जाएगी। जैसे भारतीय संविधान को हम पढ़ेंगे तो क्या भारतीय संविधान एक दिन में थोड़ा बन गया, या
बनाने की सोच नहीं लिया कि आज चलो उठते हैं सभी संविधान बनाते हैं, ऐसा थोड़ा होता है। उसके लिए पीछे इतिहास में बहुत कुछ घटनाएं हो चुकी हैं। जैसे इससे पहले काफ़ी संविधान के आधार पर एक्ट बन चुके हैं इंडिया में। जैसे इसका ऐतिहासिक अध्ययन करते हैं तो 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट पढ़ते हैं, फिर 93 का चार्टर एक्ट पढ़ते हैं, फिर 13 का चार्टर एक्ट पढ़ते हैं, फिर 33 का पढ़ते हैं, फिर 53 का ये रेगुलेटिंग एक्ट पढ़ते हैं, फिर 1858 का शासन अधिनियम पढ़ लेते हैं, फिर 1861 का पढ़ते हैं, 1892 का एक्ट पढ़ते हैं। यानी इनका एक ऐतिहासिक अध्ययन है। ऐसा नहीं कि संविधान एक दिन में बनाने की सोच ली, पीछे से बनता आ रहा है। यानी नियम पहले से बने हुए, बस रीज़न ये है कि वो अंग्रेजों के द्वारा दिए हुए थे और हमने सोच लिया कि अब हम खुद बनाएंगे। तो इस प्रकार से इसका ऐतिहासिक कोई भी घटना होती है उसका पहले इतिहास में अध्ययन करना चाहिए, पीछे क्या कारण रहा है। कोई भी घटना होती है उसका ऐतिहासिक अध्ययन करना ऐतिहासिक पद्धति कहलाता है, यानी उसके पीछे की इतिहास देखना। कोई भी घटना है तो ऐसा क्यों घटित हो रहा है, इसका कारण ऐतिहासिक पद्धति से निकाल सकते हैं। इस प्रकार से ये 4-5 पद्धतियां हो गई, इनको देख लेते हैं एक बार कौन कौन सी हैं दोबारा से। जैसे सबसे पहले निगमनात्मक पद्धति है। इनके सर्जनकर्ता ही प्लेटो है। इसमें पहले सामान्य नियम दे दिया जाता है और फिर इसके आधार पर विशिष्ट उदाहरण दिए जाते हैं। सामान्य विशिष्ट की ओर चलने वाली ये पद्धति है। उसके बाद में दूसरी मोस्ट पद्धति है द्वंद्वात्मक। द्वंद्वात्मक पद्धति है ये वार्तालाप के आधार पर। उसके बाद में अगली हो गई एनालॉजी, चौथी हो गई टेलियोलॉजिकल, और 5वीं होगी ऐतिहासिक पद्धति। यानी कोई भी घटना होती है उसका पीछे इतिहास से अध्ययन करके हम कारण पता कर सकते हैं, ऐतिहासिक पद्धति। इस प्रकार से 4-5 पद्धतियों का हमने अध्ययन किया है। अगली क्लास में हम इनकी प्लेटो की महत्वपूर्ण रचनाएं हैं इनका अध्ययन करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब जिन्होंने नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद। जय हिंद।